तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कौन से सपने के टूटने की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में लास्ट ईयर जब हमने टीजीटी और पीजीटी का बैच लॉन्च किया था तो हमने सोचा था कि फिजिक्स स्कॉलर से कम 10 लोग तो सेलेक्ट हो ही जाएंगे, और हर एक सेलेक्टेड कैंडिडेट अगर हमें 1-1 किलो लड्डू भी देगा तो टोटल हमारे पास 10 किलो लड्डू हो जाएंगे। और इन 10 किलो लड्डू से हम अपनी एक मिठाई की दुकान जिसका नाम होता फिजिक्स स्कॉलर स्वीट कॉर्नर, है ना, इसकी शुरुआत कर सकते थे, एक छोटी सी शुरुआत कर सकते थे। ऐसा मेरा सपना था। और ये बात मैंने लेक्चर में भी, जो लोग लेक्चर आप लोग देखे होंगे उनको पता होगा, लेक्चर में भी मैंने ये बात कई बार बोली थी कि आपको फीस के रूप में सेलेक्ट होने के बाद कम से कम 1 किलो लड्डू फिजिक्स स्कॉलर को देना है ताकि मेरी दुकान मिठाई की खुल सके। और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि 25 से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हैं, तो मैं काफ़ी खुश हो गया था और मुझे लगा कि चलो ठीक है, मेरी दुकान की शुरुआत ही 25 किलो लड्डू से होगी, मतलब एक अच्छी खासी शुरुआत होगी। और लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया, 1 किलो भी लड्डू फिजिक्स स्कॉलर के पास नहीं पहुंच पाया और मेरा ये दुकान जो है वो खुलने का सपना जो है वो अधूरा रह गया। तो इस अधूरे सपने को ही पूरा करने के लिए मैंने ये मास्टर बैच 2.0 लॉन्च किया है, अब ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सेलेक्ट हो पाएँ। और अगर आप लोग चाहेंगे, प्रयास करेंगे, तो इस बार मेरी ये मिठाई की दुकान फिजिक्स स्कॉलर स्वीट कॉर्नर ज़रूर खुलेगा। ठीक है, तो मैं ये आशा और उम्मीद के साथ ये बैच लॉन्च किया है मैंने कि इस बार आप लोग मेरी मिठाई की दुकान ज़रूर खुलवा देंगे। ठीक है, और इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको मेहनत से पढ़ना होगा। आपका पढ़ाई में मन हो चाहे ना हो, आपको जॉब लेने में इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, लेकिन मेरी मिठाई की दुकान अगर खुलाने में आपका इंटरेस्ट है तो आपको पढ़ना होगा और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना होगा। जो भी सप्लीमेंट्री लेक्चर वगैरह हमने प्रोवाइड किए हैं उन सबको आपको डेली बेसिस पर, है ना, रेगुलर करना होगा, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और सेलेक्ट होने के बाद आप जॉब ज्वाइन करिएगा चाहे मत करिएगा, लेकिन अब मेरी मिठाई की दुकान जो है वो खुलवा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिठाई की दुकान हमारी खुल पाए इसके लिए हम प्रयास स्टार्ट करते हैं अभी से। हम तो अपनी मिठाई की दुकान खुलवाने के लिए बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही, है ना, एकदम डेडिकेटेड है। अब आप लोग कितने डेडिकेटेड हैं हमारी दुकान के लिए ये तो हमें नहीं पता है, वो समय के साथ ही पता चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्वेश्चंस को करना होगा, तभी पॉसिबल है कि दुकान हमारी खुल पाए। तो आज का ये पहला लेक्चर जो है मास्टर बैच 2.0 का ये वेक्टर टॉपिक के ऊपर है और इसमें हम कम से कम 20 क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। और इसके बाद हम एक और लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें वेक्टर के कुछ और क्वेश्चंस को भी वहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो टोटल 2 लेक्चर में पूरा वेक्टर कंप्लीट होगा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं कि कोई भी इस मास्टर बैच का कोई भी लेक्चर देखने से पहले आपको जो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं और जो आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर हर जगह जो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं सप्लीमेंट्री लेक्चर के तौर पर प्रीवियस बैच का, आपको पहले उस बैच को देखना है। उस बैच में हमने पूरी डिटेलिंग के साथ, बारीकी के साथ थियरी को प्रॉपर तरीके से कवर किया है। देखिए, मेरा एक चीज़ मानना है यहाँ पर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आप ये नहीं कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, है ना। तो ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 1000 क्वेश्चन करके 1000 तरीके सीखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बार जिस टॉपिक के आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं उनकी पूरी डिटेल में थियरी को आप पढ़ लीजिए। अगर आप पूरी थियरी को पढ़े होंगे तो 1000 में से 900 सवाल तो आप ऐसे ही कर लेंगे, क्योंकि आपको उसका बेसिक नॉलेज है। आप इसको इधर से उधर कन्वर्जन वगैरह जो भी चीज़ें होंगी वो आपको पता होंगी। 150 ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आप फंस जाएंगे, थोड़ा ट्रिकी होगा, वो चीज़ क्वेश्चन करने से ही आएगा, है ना। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना दिमाग में सोचने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन आप सोचिए, उस 900 क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ थियरी पढ़ना है। थियरी के 1 से 2 लेक्चर जो हैं उतना अगर आप पढ़ लेते तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लेंगे ऐसे ही। उसके लिए आपको बार बार क्वेश्चंस करके और रटने और याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, बिना थियरी को पढ़े आप किसी भी टॉपिक के न्यूमेरिकल में मत जाइएगा। ये मेरा सजेशन होगा आपके लिए। बाकी आपकी जैसी मर्जी, आप जिस भी तरीके से आपको कंफर्टेबल लगता हो आप वैसे करिए। ठीक है ना, तो मेरा तो ये सजेशन है कि पहले आप जितने भी सप्लीमेंट्री लेक्चर हम देते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको पहले देख लीजिए, फिर आप मास्टर बैच का कोई भी लेक्चर देखिए, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी और मैक्सिमम क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। ठीक है ना, फिर भी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें रिवाइज हो जाएं और कुछ क्वेश्चन हो जाएं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। बाकी जो प्रीवियस बैच था वो अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट है, पूरी थियरी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। लेकिन इस मास्टर बैच का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स इज सेम
देन द एंगल बिटवीन देम इज, मतलब दो वेक्टर हैं, उन वेक्टर का जो सम है और उनका जो डिफरेंस है उनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। तो आपको बताना है कि उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर सपोज ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो इस दोनों वेक्टर का जो सम होगा वो वेक्टर का सम हो जाएगा आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और जो इसका डिफरेंस होगा उन दोनों वेक्टर्स का वो हो जाएगा वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी, और इसका आप मॉड ले लेंगे तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर, और ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेक्टर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। तो आपको बताना है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा। ठीक, इसके लिए हमने आपको एक थियरी में एक पॉइंट बताया था, अगर आपने लेक्चर देखा होगा प्रीवियस बैच का, हमने बताया था कि जब भी हम किसी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलता है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट या सेल्फ डॉट प्रोडक्ट आप इसको कहिए। तो देखिए, यानी किसी भी वेक्टर के अगर मैग्नीट्यूड हमें दिख रहा हो और उस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो रहा हो तो हम इसको सेल्फ डॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नीट्यूड तो है, मॉड तो है, लेकिन स्क्वायर नहीं। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, और जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे, अब ये देखिए बन गया आपका क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, और इसको भी हम लिखेंगे क्या, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका एंगल थीटा आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा ए डॉट ए करेंगे, पहले तो ए डॉट ए करेंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा, ए डॉट बी करेंगे तो इसको ए डॉट बी लिखिए, दूसरा बी डॉट ए करेंगे तो क्या मिलेगा, बी डॉट ए ही मिलेगा, और बी डॉट बी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर। सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस में ए डॉट बी, और फिर माइनस में बी डॉट ए, फिर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस में क्या, बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ए डॉट बी और बी डॉट ए, आपको हमने बताया है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, दैट मीन्स ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है ना, यानी ऑर्डर बदलने पर वैल्यू चेंज नहीं होगी डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस में नहीं। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों अगर सेम हैं तो ऐड होके ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, और इस साइड इसी तरह से ये वाला और ये वाला दोनों माइनस में है और दोनों सेम चीज़ है, तो माइनस ऑफ 2 ए डॉट बी, और ये माइनस वाला इधर आके हो जाएगा क्या, प्लस, तो आपको मिलेगा 4 ए डॉट बी, 4 ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। और आपको पता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने पर अगर 0 आ रहा है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने पर अगर रिजल्टेंट 0 आ रहा है और वो दोनों वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर हैं, मतलब ये 0 नहीं है, अगर ये और ये 0 नहीं है तो इस 0 आने का सिर्फ एक कारण है, और वो कारण क्या है कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा कितना है, 90 डिग्री, है ना। परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए भी हम लोग यही प्रूव करते थे। अगर आप 11-12 की फिजिक्स में देखें तो दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे उनका डॉट प्रोडक्ट अगर आप 0 प्रूव कर देते हैं तो हो जाएगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। या तो आप एक और तरीका देख लीजिए, अगर आप इसको नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं तो आप इसको देखिए, ए डॉट बी को ओपन करिए तो ये हो जाएगा ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब अगर ये दोनों 0 नहीं है तो इस 0 आने का कारण क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और कॉस थीटा इक्वल टू 0, थीटा कितना होगा यहाँ से 90, है ना, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो अगर दो वेक्टर का सम और मैग्नीट्यूड जो है, सम और डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो आपस में इक्वल हैं तो उन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा, अगर दो वेक्टर हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, उनके बीच का एंगल है थीटा, देन द वैल्यू ऑफ वेक्टर बी क्रॉस ए डॉट वेक्टर ए विल बी, और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बी ए स्क्वायर साइन थीटा, बी ए स्क्वायर कॉस थीटा, बी ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और उसके अलावा क्या दिया है, 0। देखिए ये जो क्वेश्चन है आप चाहे तो, है ना, सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई देते रहेंगे तो इससे पता चलेगा कि, है ना, आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो अगर आपको आता है तो आप आंसर देते रहिए, बाकी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप देखिए
दो वेक्टर हैं ए और बी, उनके बीच का एंगल है थीटा। आपको बी क्रॉस ए और डॉट ए की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर हम बी क्रॉस ए निकालें, पहले तो हम बी क्रॉस ए निकाल लें, फिर इसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। तो बी क्रॉस ए का फार्मूला क्या होता है? बी क्रॉस ए का फार्मूला हो जाएगा बी, है ना, इंटू ए, है ना, और इंटू क्या होता है, साइन थीटा, उसके बाद होता है एन कैप। ये बी क्रॉस ए की वैल्यू है। इसमें जो एन कैप होता है, इसमें जो एन कैप होता है उसका डायरेक्शन आपको पता है किधर होता है? एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, देखिए जिनका बेसिक स्ट्रांग है। बेसिक क्या कहें, एक्चुअल में क्या होता है आपको पता है कि जो भी लोग टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम दिए होंगे उनको तो ये पता ही है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो टफ नहीं होते हैं। एक्चुअल में वहाँ टफ का मामला नहीं है, वहाँ मामला है टाइमिंग का, वहाँ मामला है स्पीड का। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आप जब बार बार करते हैं ना, तो ये दिमाग जो है उसी हिसाब से फास्ट आपका वर्क करने लगता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसका क्या लेना देना, तो नहीं, इसका मतलब है आप अगर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी करने के लिए नेट और गेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। 11th-12th फिजिक्स के लेवल का आता है, थोड़ा बहुत बीएससी का टच करता है, लेकिन आपको उसी में स्पीड आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, सारी चीज़ें तुरंत के तुरंत क्लियर होनी चाहिए, सोचने का टाइम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो इसलिए जिनको लगता हो कि ये बहुत ही आसान है वो इस बात को समझें और पेशेंस रखें। अगर आपने इसके पहले एग्जाम नहीं दिया है टीजीटी पीजीटी का, तो इस बात को आपको समझना होगा कि जो एग्जाम की नीड है वो टफनेस नहीं है, एग्जाम की नीड है आपकी जो फ्लुएंसी है, आपकी जो स्पीड है, आपकी जो एक्यूरेसी है, वो नीड है। और उसके लिए ज़रूरत होगा बार बार इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का। ठीक है ना, ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर आपको याद हो जाए। तो एन कैप जो है वो परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी ये जो आपका एन कैप है उसका डायरेक्शन किधर होता है? तो जिस प्लेन में वेक्टर बी और वेक्टर ए हैं, उन दोनों जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ये बात आपको ध्यान रखनी। अब अगला देखिए, हम क्या करने जा रहे हैं कि बी क्रॉस ए जो आया उसको ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो जब हम बी क्रॉस ए को ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, है ना, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, और इसकी वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे बी ए साइन थीटा, उसके बाद में ये एन कैप, और उसके बाद डॉट करेंगे आप वेक्टर ए के साथ। आपने अब देखिए ये तो पूरा मैग्नीट्यूड है, इसको आप इग्नोर करिए, ये तो ऐसे रहेगा बी ए साइन थीटा। लेकिन आपको ये पता है कि जो एन कैप है उसका डायरेक्शन किधर है? वो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है। जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी लाई कर रहा है उस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है एन कैप। तो आपका एन कैप ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हैं। और आपको पता है दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं, ये यूनिट वेक्टर है और ये वेक्टर है, और दोनों बिल्कुल परपेंडिकुलर है। और दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट आएगा 0, या इसको आप फार्मूले से यूज करेंगे तो कॉस, इसमें कितना आ जाएगा, cos 90, ए डॉट बी का फार्मूला यूज करेंगे, cos 90 की वैल्यू 0, इसलिए ये पूरा क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एक्सप्लेनेशन देने के लिए आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिनका थोड़ा बेसिक भी थोड़ा कम स्ट्रांग होगा, क्लियर नहीं होगा उतने अच्छे से, तो उनके लिए भी ये जरूरी था। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर 5 and 10 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। इफ द एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सवाल इसमें देखिए क्या है कि आपको दो वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट और दूसरे का है 10 यूनिट। ठीक है, और उन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है वो है 120 डिग्री। तो आपको बताना है मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कितनी आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपने पढ़ा होगा कि दो वेक्टर अगर ए और बी हैं और उन दोनों का हम सम करें, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अगर हम लिखें तो उसको हमने एक नाम दिया था वेक्टर आर। यानी दो वेक्टर का सम करने पर जो रिजल्टेंट वेक्टर आया उसका नाम है वेक्टर आर, और इनका सम करने पर जो रिजल्टेंट आया उसका मैग्नीट्यूड आप लिखते थे क्या, यानी मॉड ऑफ वेक्टर आर कह लीजिए, चाहे आप मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कह लीजिए। इसके लिए आप फार्मूला क्या लिखते हैं, ये फार्मूला है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ठीक है,
ये फार्मूला आप यूज करते थे किसके लिए, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के लिए। सिमिलरली आप यही फार्मूला यहां पर जब यूज करेंगे तो इसको देखिए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, दो वेक्टर के डिफरेंस को हम सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये चीज हमने आपको लेक्चर नंबर 1 मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 1 उसमें बताया है। दो वेक्टर का अगर डिफरेंस हो रहा है तो इसको आप सम के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते थे। यानी अब आप देखें इसमें और इसमें कंपेयर करने पर तो बस इतना ही फर्क है कि यहां पर जो वेक्टर बी है यहां पर है माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो यहां पर जब हम बी लिखेंगे तो उस बी की जगह पर माइनस बी, यहां बी की जगह पर माइनस बी लिखेंगे। ठीक है, तो जहां जहां बी प्लस था वहां वहां बी को माइनस कर दीजिए, बाकी तरीका बिल्कुल सेम होगा। तो फार्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट ये फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड यानी कि माइनस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ थीटा। थीटा मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, यहाँ पर थीटा। बस अब सबकी वैल्यू रख दीजिए, ए की, बी की, सी और थीटा की। तो सबकी वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो ए स्क्वायर, ए मतलब कितना, ए इज़ 5 तो 5 स्क्वायर हो गया। और उसके बाद माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो माइनस बी का स्क्वायर प्लस ही होता है तो प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए ये माइनस है और ये प्लस है तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, तो 2 टाइम्स ए और बी इंटू कॉस थीटा मतलब 120 डिग्री। और कॉस 120 की वैल्यू होती -1/2 है ना, -1/2। तो ये कितना हो गया, सॉल्व कर लीजिए, 25 प्लस ये 100 और -2 इंटू ये 50 और यहाँ पर आएगा -1/2 और ये माइनस से माइनस प्लस होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। कितना आ गया, 100 यहाँ पर था, 125 हुआ था, 125 और प्लस में ये कितना 50, ये हो जाएगा 175। ठीक है ना। तो इसमें आप अगर 25 से मल्टीप्लाई करें, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आगे, है ना। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है, 7 से करेंगे, है ना, 25 गुणे 7 और 25 में से 5 बाहर निकलेगा, 5√7। आंसर कितना आ गया, 5√7 या √175। सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन का मेन टारगेट ये था कि आपको पता चले कि जो फार्मूला प्लस के लिए यूज करते हैं ये वाला फार्मूला, वैसा ही फार्मूला हम माइनस के लिए भी यूज कर सकते हैं। बस इस माइनस को प्लस के फॉर्म में इस तरीके से चेंज करना होगा, बाकी पैटर्न बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आगे बढ़े, इसको हटा रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्केलर, वेक्टर, समटाइम स्केलर, समटाइम वेक्टर, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। आपको पता है कि 3 टाइप के क्वांटिटीज की हम बात करते हैं। एक होता है आपका स्केलर, स्केलर जिसके पास सिर्फ होता है क्या, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन बिल्कुल नहीं होता, एक तरह से कह लीजिए 0 डायरेक्शन। दूसरा होता है आपका वेक्टर जिसके पास होता है मैग्नीट्यूड प्लस होता है एक डायरेक्शन, है ना। और उसके बाद होता है आपका टेंसर जिसको हम बोलते हैं, इसमें होता है मैग्नीट्यूड प्लस एक से ज़्यादा डायरेक्शंस, है ना, एक से ज़्यादा डायरेक्शन, एक से ज़्यादा डायरेक्शंस। तो आपको पता है कि टेंसर की कैटेगरी में अगर हम देखिए इस हिसाब से अगर देखें कि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन ना हो वो स्केलर है, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो वो वेक्टर है ना, ये चीज़ तो होता है। लेकिन कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज़ होती हैं जो इस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करती हैं, और ऐसी कैटेगरी में आपका ये एग्जाम्पल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 2-3 एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपका, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप ध्यान रखें, ये ना ही स्केलर है और ना ही वेक्टर है। और दूसरा ये कि इसके अलावा आप देख लीजिए स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है, ये सब क्या है, ये सब ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो ना ही स्केलर हैं और ना ही वेक्टर हैं, बल्कि ये क्या है, टेंसर है। और एक्चुअल में अगर देखा जाए, एक सवाल और होता है यहाँ पर कि टेंसर जो है ना वो जनरलाइजेशन है। टेंसर इज द जनरलाइजेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। हम स्केलर को भी टेंसर बोल सकते हैं, और कौन सा टेंसर, 0 रैंक का टेंसर बोलते हैं। वेक्टर को भी टेंसर बोल सकते हैं, 1 रैंक का टेंसर बोल सकते हैं। इसी तरह से आगे जो क्वांटिटीज आएंगी, ये जो जिसको हम इन जनरल टेंसर ही बोल रहे हैं, एक से ज़्यादा डायरेक्शन वाले को टेंसर बोल रहे हैं, तो अगर उसमें 2 डायरेक्शन पॉसिबल होगा तो 2 रैंक का टेंसर होगा, 3 का हो जाएगा, इस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है ना। तो एक तरह से हम चाहें तो स्केलर को 0 रैंक का टेंसर, वेक्टर को 1 रैंक का टेंसर बोल सकते हैं, लेकिन जिस तरह की लैंग्वेज होगी आपको क्वेश्चन को इसी हिसाब से देखना होगा। तो इन्होंने ऑप्शन जो दिया था वो स्केलर दिया था, वेक्टर दिया था, फिर कहा कि कभी स्केलर है कभी वेक्टर है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये क्या है, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर की कैटेगरी में आ रहा है। ना ही ये स्केलर होगा और ना ही ये वेक्टर होगा, बल्कि ये क्या होगा, टेंसर होगा। ठीक है ना। तो ये तो गलत इन्फॉर्मेशन है ना कि ये कह रहे हैं कभी स्केलर है कभी वेक्टर है, नहीं,
तो ये हो गया आपका नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, है ना, ये वाली बात। और बाकी इस क्वेश्चन के हिसाब से इनकी जो नीड थी उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर भी नहीं है, वेक्टर नहीं है, बल्कि ये क्या है, टेंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक वेक्टर ए दिया है, दूसरा वेक्टर बी दिया है और तीसरा वेक्टर सी दिया है। आपको पता करना है किसके किसके बीच का एंगल, वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल। ठीक है ना। अभी तक आपने क्या किया होगा, कोई भी ऐसे दो वेक्टर दे दिया जाता था, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का आप एंगल निकालते थे। और इसमें हमें क्या करना है, पहले हमें वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना होगा और ये जो वेक्टर निकल के आएगा उसको कोई नाम देंगे। इस वाले वेक्टर, ये एक सिंगल वेक्टर है और ये वाले वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी तो सभी लोगों को आता ही होगा, कैसे निकालते हैं, है ना, ए क्रॉस बी निकालना आता ही होगा। मैं यहाँ पर ए क्रॉस बी निकाल देता हूँ। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करना होता है। तो डिटर्मिनेंट मेथड से हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। ये आई कैप, ये जे कैप और ये आपका के कैप। ठीक है, आई कैप, जे कैप और के कैप। और फर्स्ट वाला जो वेक्टर है वेक्टर ए, उसमें आई कैप, जे कैप प्लस के कैप, यानी 1 1 1, कोफिशिएंट 1 1 1, तो यहाँ पर 1 1 और 1। और जो दूसरा सेकंड वाला वेक्टर बी है उसमें देखिए ये आई कैप के सामने 1, जे कैप के सामने -2, के कैप के सामने +1, तो 1 -2 और 1, तो ये हो जाएगा 1 -2 और 1। ठीक, इसको सॉल्व करने का तरीका पता है सबको। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसको हम लेते हैं प्लस, इसको माइनस और इसको प्लस। ठीक है ना, प्लस माइनस और प्लस। और सबसे पहले हम लिखेंगे आई कैप को, ये आई कैप को प्लस के साथ ब्रैकेट में, ये पूरा कॉलम छूटेगा, ये पूरा रो छूटेगा, है ना। इसका सबसे अच्छा तरीका वही होता है कि यहाँ पर खड़े होकर के एक हाथ में आप लीजिए बंदूक और जितने लोग आपको इस गली में दिख रहे हैं सबको मार डालिए, जितने लोग इस गली में दिख रहे हैं उनको भी मार डालिए। ठीक है ना, तो ये सब लोग मर गए, ये मर गए, बचे जितने लोग, ये 4 लोग, उसमें ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर की तरफ ये मल्टीप्लाई करना है। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करिएगा, फिर माइनस लगाइएगा, फिर नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करिए। तो 1 × 1 1 हो गया, फिर माइनस लगाएंगे और -2 × 1 -2, तो वो ये -2 और जो माइनस लगाएंगे वो दोनों मिलकर के प्लस हो गया। अब जे कैप को माइनस के साथ लिखिएगा, माइनस जे कैप, और ये पूरा कॉलम छूटेगा, ये पूरा रो छूटेगा, तो बचेगा 1 1 1 और 1, तो 1 × 1 1 और माइनस करेंगे 1 × 1 1, तो कुल मिला के क्या हो गया 0। उसके बाद के कैप को प्लस के साथ लिखेंगे, प्लस के कैप, और प्लस के कैप में भी क्या होगा, ये पूरा कॉलम छूटेगा, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा, तो 1 × -2 करेंगे -2 आएगा, फिर लगाएंगे माइनस, 1 × 1 करेंगे 1 आएगा। तो इसका मतलब ये आ गया कितना, 3 आई कैप, और ये पूरा खत्म हो गया 0, और ये हो जाएगा -3 के कैप। एक बार आप चेक कर लीजिएगा अगर कोई मिस्टेक हो तो। ठीक है, तो आपको मोटा मोटा करना क्या है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अब ये जो वेक्टर आया उसको कुछ नाम दे दीजिए, इसको हम बोल रहे हैं वेक्टर आर। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस बी करने के बाद जो आया उस वेक्टर ए क्रॉस बी को ही हम नाम दे रहे हैं वेक्टर आर, एक सिंगल नाम। और ये जो वेक्टर ए क्रॉस बी आया यानी कि वेक्टर आर आया, उस वेक्टर आर का वेक्टर सी के साथ एंगल बताना है। वेक्टर सी क्या है आपका, वेक्टर सी है आपका आई कैप माइनस क्या, के कैप। ठीक है, वेक्टर सी आपका क्या है, आई कैप माइनस के कैप। आपको इन दो वेक्टर के बीच का क्या बताना है, एंगल। और दो वेक्टर के बीच का एंगल बताने के लिए आपको क्या करना होता है, डॉट प्रोडक्ट करना होता है। डॉट प्रोडक्ट में जो कॉस थीटा में थीटा आ जाता है वहीं से हम निकाल लेते हैं। तो आप इनका डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा वेक्टर आर डॉट वेक्टर सी, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना आपको पता ही होगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप, इन सब की वैल्यू होती है 1। इसके अलावा किसी का भी करेंगे, आई कैप डॉट जे कैप या फिर जे कैप डॉट के कैप या फिर के कैप डॉट जे आई कैप, इन सब की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, तो यही हमें करना होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट करने के बाद यहीं पर कर लीजिए, यहीं पर कर लीजिए वेक्टर आर डॉट वेक्टर सी। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई कैप और आई कैप, 3 × 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पर डॉट करिएगा प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -3 और -1 +3 हो जाएगा, कितना हो गया, प्लस में 6, यही ना। ठीक है, यही आया है। तो ये आपका हो गया क्या, आर डॉट सी की वैल्यू 6 हो गई। अब आप इसको ओपन कर लीजिए आर डॉट सी को, तो आर डॉट सी को ओपन करेंगे तो आएगा आर × सी × कॉस ऑफ थीटा = 6। आर मतलब वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, सी मतलब वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड।
इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए r इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और प्लस में जे कैप है नहीं, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर। ठीक, कितना आ जाएगा यहाँ से, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 यानी 9 और 9 कितना 18। ठीक, और यहाँ से देखिए वेक्टर सी जो है उसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा, तो यह जाएगा आई कैप का कोफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर, जे कैप है नहीं, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा अंडर रूट में 2। तो आर और सी दोनों की वैल्यू यहाँ पर आप रखिए, ये √18 है, इनटू में ये √2 है, और उसके बाद ये कॉस थीटा है इज इक्वल टू 6 है। √18 का मतलब 9 इंटू 2 करेंगे, और इसमें से 9 में से 9 का स्क्वायर √3 हो जाएगा, 2 और √2 मिलके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, और ये हो गया कितना इज इक्वल इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 6, तो ये आपका 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 क्वेश्चन करने हैं कम से कम हमें, ठीक है ना, 20 क्वेश्चन हमें करने हैं आज की क्लास में। डॉट इज पोलर वेक्टर, और इसमें देखिए क्या दिया है, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर एक्सेलरेशन है और फोर्स है। देखिए दो तरह के वेक्टर होते हैं, मैं यहीं पर आपको बता देता हूं। एक होता है पोलर वेक्टर और दूसरा एक होता है आपका एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर से ही आपको क्लियर हो गया कि ये ऐसा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन एक्सिस के अबाउट होगा, एक्सिस की तरफ होगा। तो एक्सिस की बात हम तभी करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट क्या करता है, रोटेट करने लगता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है और इस रोटेशनल मोशन में ऐसा जो भी वेक्टर आता है जिसका डायरेक्शन एक्सिस के अबाउट मिलता है, उन सभी वेक्टर को हम बोलते हैं क्या, एक्सियल वेक्टर। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता है जैसे टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गई, ये सब क्या है, ये सब का डायरेक्शन एक्सिस के अबाउट होता है, इसलिए इन सब को हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। ठीक है ना, तो आप सीधे सीधे दिमाग में ये रख लीजिए कि एक्सियल वेक्टर जो है वो किससे बिलोंग करते हैं, वो रोटेशनल मोशन से बिलोंग करते हैं। तो रोटेशनल मोशन वाले जितनी वेक्टर क्वांटिटीज आ जाएं वो आपकी हो गई क्या, एक्सियल वेक्टर। और इसके अलावा ऐसे वेक्टर जिनका अपना एक एकदम फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट होता है जहां से वो स्टार्ट होते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहां से वो वेक्टर स्टार्ट होता है, ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं पोलर वेक्टर। ठीक है ना, और इस कैटेगरी में आप कह लीजिए इनके अलावा जो बच गए वो पोलर वेक्टर हो गए, आपका डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सीलरेशन हो गया लीनियर वाले, और फोर्स हो गया, इंपल्स हो गया, ये सब के सब का अपना एक फिक्स्ड जो है पॉइंट होता है जहां से ये स्टार्ट होता है ना, इनिशियल पॉइंट इनका फिक्स होता है। तो इस तरह के वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर। तो आपसे यही पूछा गया इसमें से कौन पोलर वेक्टर है, तो ये भी एक्सियल है रोटेशन से, ये भी एक्सियल है, ये भी एक्सियल है, तो ये हमारे आंसर नहीं हो सकते, ये हमारे आंसर नहीं हो सकते। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, फोर्स है। ठीक है, फोर्स जब भी आप दिखाते हैं तो आप उसका एक पर्टिकुलर इनिशियल पॉइंट दिखाते हैं, तो ये एक पोलर वेक्टर है। ठीक है, इसी तरह से आपसे एक्सियल वेक्टर भी पूछा जा सकता है ना, एक्सियल वेक्टर भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या है, एक्सियल वेक्टर पूछ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट दिया है, एंगुलर मोमेंटम है, वेलोसिटी है और फोर्स है। तो ये आप देख रहे हैं ये वाला और ये तीनों की तीनों लीनियर वेलोसिटी से, लीनियर मोशन से रिलेटेड हैं। और लीनियर मोशन के ये जो वेक्टर्स हैं इनका अपना एक फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट होता है, ओरिजिन फिक्स होता है। तो ये सभी के सभी आपके पोलर वेक्टर हैं। ये रोटेशनल मोशन से बिलोंग करता है और इसका डायरेक्शन एक्सिस के अबाउट होता है, एक्सिस की तरफ होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सियल वेक्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, स्पीड अगर ज़्यादा हो तो आप लोग है ना अपना सजेशन, अपना फीडबैक दे सकते हैं। एक्चुअल में मैं 6 से 8 महीने बाद जो है टीजीटी पीजीटी की बैच हमने स्टार्ट की है, तो मेरा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरा जो सिंक्रोनाइजेशन है वो अभी हो नहीं पा रहा है। तो अगले 3-4 लेक्चर के बाद थोड़ा सा लेक्चर स्मूथ हो जाएगा। तो चूँकि मेरी स्पीड जो है ना वो बाकी क्लासेस को पढ़ाते पढ़ाते स्पीड बहुत बढ़ गई है, तो वो स्पीड ज़्यादा अगर लग रहा हो तो आप ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द कंपोनेंट ऑफ 2i कैप प्लस, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखें। द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i कैप प्लस j कैप। मतलब अगर एक ये वेक्टर है
तो इस वेक्टर का कंपोनेंट पता करना है इस वेक्टर के डायरेक्शन में। और इस वेक्टर को सपोज हमने नाम दे दिया, इसका नाम वेक्टर ए और इसका नाम दे दिया हमने वेक्टर बी। तो हमें करना क्या है, हमें वेक्टर ए का वेक्टर बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट पता करना है, ठीक है। और इसके लिए थोड़ी सी थियरी हमें बतानी होगी, थोड़ा सा थियरी में जाना होगा। देखिए आपको पता है कि जब हमारे पास कोई ये वेक्टर होता है, वेक्टर ए, और सपोज ये हमारे पास कोई एक डायरेक्शन है, या इसका नाम कोई रख दीजिए वेक्टर बी, और ये एंगल है थीटा। आपको पता है कि वेक्टर ए का इस बी के डायरेक्शन में या थीटा के डायरेक्शन में जब कंपोनेंट निकालेंगे तो उस वेक्टर का नाम, उसकी वैल्यू कितनी होती है, ए कॉस थीटा। और अगर हम इसको एक्स डायरेक्शन बोलें तो इसका नाम भी हो जाता है ए एक्स। यानी इस वेक्टर का, इस पर्टिकुलर वेक्टर ए का जो इस बी वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट, या एक्स डायरेक्शन ही बोल दीजिए, चलिए इसको एक्स डायरेक्शन में जो हमने कंपोनेंट निकाला वो कंपोनेंट क्या है, ए कॉस थीटा। और ये एक्चुअल में क्या है, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमने निकाला है, इसके कंपोनेंट का, इस वेक्टर ए के कंपोनेंट का एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना होगा ये हमने निकाला। और अगर हमें वेक्टर लिखना हो, इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट वेक्टर लिखना हो, अभी तो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड लिखा है हमने, अगर आपको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो आपको पता है एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आई कैप बोलते हैं, जो कि डायरेक्शन बताने के लिए होता है। तो इस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट आया, अगर हम उसको ए एक्स वेक्टर बोलें तो ये ए एक्स वेक्टर जो है वो ए एक्स यानी कि मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन बताने के लिए एक यूनिट वेक्टर लिखेंगे, तब जाके इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर आएगा। सिर्फ ए एक्स लिखेंगे तो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आएगा। और ए एक्स की वैल्यू कितनी है, ए कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका ए कॉस थीटा और उसके साथ क्या, आई कैप। ये इतनी छोटी सी बात जो आपने थियरी में पढ़ी होगी, उस थियरी के ऊपर ये पूरा सवाल है। इन्होंने एक बड़ा सा वेक्टर दिया है, 2 टुकड़े हैं इसमें, एक और दूसरा वेक्टर भी दिया 2 टुकड़े का, और उन्होंने कहा कि इस वेक्टर का इस वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालिए, ठीक है ना। तो यहीं पर आप इसी डायग्राम में अगर समझ लें इस बात को कि हम कह रहे हैं कि यही हमारा जो वेक्टर ए है, इसी वेक्टर का हमने नाम रख दिया क्या, 2i कैप प्लस 3j कैप। हमें इसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में ये जो वेक्टर है उसका नाम हम रख रहे हैं वेक्टर बी। और वेक्टर बी मतलब क्या, आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस क्या, जे कैप। तो अगर हमें इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो आपको तो पता है कि इस वेक्टर का कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई, लेकिन इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी तो चाहिए। ये जो डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन है, तो वेक्टर बी का डायरेक्शन है, और वेक्टर बी के डायरेक्शन को बताने के लिए एक यूनिट वेक्टर चाहिए जिसको हम बोलेंगे बी कैप, है ना। तो अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो सिर्फ इतने से हमारा सवाल हल हो जाएगा। इस वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालने के लिए हमें सिर्फ ए कॉस थीटा लिखना होगा, लेकिन हमें वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो हमें इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर भी चाहिए, और ये वेक्टर बी का डायरेक्शन है, तो इस वेक्टर बी के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बी कैप। क्या बोलेंगे, बी कैप, ठीक है। और इस चीज को आप देखिए क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसको देखें ध्यान से, ये जो आपका ए कॉस थीटा है, ए कॉस थीटा और उसके बाद बी कैप, ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए। तो इसका मतलब ये कि इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालने के लिए आपको ए निकालना होगा, और कॉस थीटा तो रहेगा ही, उसके बाद बी कैप भी रहेगा। तो हमें सबसे पहले ए कॉस थीटा निकालना होगा, ठीक है ना, ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, या तो आप एक काम करिए, ए कॉस थीटा को आप ऐसे लिख लीजिए। ए कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए डॉट बी कैप, है ना। ए कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट बी कैप, और उसके बाद डायरेक्शन दिखाने के लिए बी कैप, है ना। इसको आप ओपन करेंगे तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन का, और दोनों के बीच, इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो ओपन करने पर कॉस थीटा भी आ जाएगा। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया है ए कॉस थीटा, उसको हम वेक्टर ए डॉट बी कैप भी बोलते हैं, और इसको एक नाम भी देते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, है ना, इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए का वेक्टर बी के डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन होता है या जो कंपोनेंट होता है उसको हम ए कॉस थीटा या फिर वेक्टर ए डॉट बी कैप बोल सकते हैं। ये हमने कंपोनेंट निकाला, उस कंपोनेंट को जब हमने इस डायरेक्शन बी कैप के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा इस डायरेक्शन का कंपोनेंट वेक्टर आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें यही सॉल्व करना है, यही चीज हमें निकालना है। तो निकाल लीजिए वेक्टर ए डॉट बी कैप, वेक्टर ए डॉट बी कैप। उसके लिए हमें सबसे पहले बी कैप ही निकालना होगा। तो वेक्टर बी हमें पता है, वेक्टर बी पता है,
वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, है ना। अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1 स्क्वायर, कितना हो गया अंडर रूट 2। अब आपको बी कैप चाहिए, तो बी कैप क्या होता है आपको पता है, वेक्टर बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, वेक्टर बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और वेक्टर बी जो है वो है क्या, वो है आई कैप प्लस जे कैप अपान में अंडर रूट 2। ये हमने पहला काम कर लिया, हमने इस वेक्टर बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को निकाल लिया, या कह लीजिए इस डायरेक्शन का जो वेक्टर है वो वेक्टर हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसी बी कैप को पहले तो वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करना होगा, फिर बी कैप के साथ मल्टीप्लाई। तो अब हम करते हैं वेक्टर ए डॉट बी कैप। वेक्टर ए है हमारा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक, और उसके बाद डॉट कर देंगे वेक्टर बी को। वेक्टर बी क्या है, बी कैप, बी कैप मतलब कितना, ये आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई रूट 2। डॉट प्रोडक्ट करना है तो आपको पता है आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ करते हैं। तो यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट 2, यहाँ पर 1, तो 2 इंटू 1 करेंगे 2 आएगा, और यहाँ प्लस 3, यहाँ प्लस 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और अपान में कितना है रूट 2 यानी 5 बाई रूट 2। ये हमने निकाल लिया वेक्टर ए का वेक्टर बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट या फिर प्रोजेक्शन, यानी कि मैग्नीट्यूड, उस डायरेक्शन में जो उस वेक्टर का कंपोनेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड। लेकिन उस वेक्टर को दिखाने के लिए हमें उसका डायरेक्शन भी लेना होगा, बी कैप भी लेना होगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो यहाँ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, है ना, ये हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ये वाली वैल्यू, अब बी कैप के साथ मल्टीप्लाई, तो 5 बाई रूट 2, और बी कैप जो है वो बी कैप कितना है, आई कैप प्लस जे कैप अपान रूट 2, आई कैप प्लस जे कैप अपान रूट 2, रूट 2 और रूट 2 मल्टीप्लाई होकर के 2 बन जाएगा, तो 5 बाई 2 और आई कैप प्लस जे कैप। तो इसका आंसर आ गया 5 बाई 2 और ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। अब आप देखिए इस आंसर को क्या पता चल रहा है, एक तो जो वेक्टर के फॉर्म में है वो लिखा है आई कैप प्लस जे कैप, तो इससे पता चलता है कि जो इसका डायरेक्शन है वो यही वाला डायरेक्शन है, सेम है वही। बाकी हमने क्या निकाला है, हमने निकाला इस वाले वेक्टर का कंपोनेंट, तो इस वाले वेक्टर का जो कंपोनेंट निकालेंगे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वो कंपोनेंट कितना आया है 5 बाई 2। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया है तो सिर्फ 5 बाई 2 से काम हो जाएगा, है ना, जो प्रोजेक्शन आपने निकाला उस डायरेक्शन में। लेकिन अगर प्रोजेक्शन वेक्टर आपको निकालना है तो उस डायरेक्शन के साथ, यानी उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई भी करना होगा, जो कि हमने यहाँ पर पूरा लिख दिया है। तो आपको ये थियरी समझना जरूरी है। थियरी अगर आप ये समझ गए तो ये सवाल डिफरेंट टाइप से, अभी आज के ही लेक्चर में आप देखेंगे आगे इसी तरह के 1-2 सवाल आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आज की क्लास में नहीं टाइप हुआ होगा तो कल की क्लास में वो आपको मिलेगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है कि प्रोजेक्शन कैसे निकाला जाता है और उस प्रोजेक्शन को किस तरीके से लिखा जाता है, जो कि कंपोनेंट को बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है, और डायरेक्शन बताने के लिए उसके साथ यूनिट वेक्टर भी चाहिए उस डायरेक्शन का। तो हमने बी कैप नाम दिया, बी वेक्टर नाम दिया था, तो उसका यूनिट वेक्टर बी कैप हो गया, और बी कैप हमें पहले से दिया नहीं था तो उसके लिए हमें निकालना पड़ा पूरा बी कैप, ठीक है। तो ये था आपका एक अच्छा खासा क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट था ये क्वेश्चन। और देखिए अगर एग्जाम में देखेंगे तो 6 से 8 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चंस देखें तो 6 से 8 क्वेश्चन मिले हैं, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करने लायक है, बाकी बहुत ही आसान है, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि बहुत सारे इसमें क्वेश्चन डिफरेंट बुक से भी अरेंज किया है, कलेक्ट किया है, इसलिए कि ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, और केवल उसी टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लेवल को बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें हम IIT JEE और गेट और नेट, है ना, इस तरह के एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं डिस्कस कर सकते। टफनेस यहाँ मैटर नहीं करता, यहाँ मैटर करता है कि हमारी जो नीड है, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 9। अब इसमें क्या है, डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहे हैं। एक कोई वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। आपको पता करना है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, देखिए अगर सपोज आपके पास ये कोई वेक्टर ए है, तो इस वेक्टर ए के आप 2 कंपोनेंट जब निकालते हैं एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, तो आपको पता है कि इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट निकल के आता है, इस कंपोनेंट को हम नाम देते हैं, सिंबल देते हैं AX, और इस वाले कंपोनेंट को हम सिंबल देते हैं AY। और अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा डायरेक्शन में जो AX कंपोनेंट आया है वो आपका होता है A cos थीटा, और दूसरा जो परपेंडिकुलर वाला होता है उसको हम लिखते हैं A sin थीटा। यानी वेक्टर A का अगर हम x और y डायरेक्शन देखें, इसको x बोलें ये y बोलें, तो x डायरेक्शन में कंपोनेंट A cos थीटा AX बोलिए या A cos थीटा, इसी तरह से y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया वो AY है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब हम किसी एक वेक्टर A को
तीनों डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट निकालते हैं, एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में अगर हम इसका कंपोनेंट निकालें तो उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना तो मुश्किल होगा, लेकिन आपको पता है कि उसको लिखने का तरीका क्या होगा। जब दो कंपोनेंट निकालते हैं तो हम लिखते हैं वेक्टर ए को, एक इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन वाला उसका है ना वेक्टर बनाने के लिए आई कैप से मल्टीप्लाई, प्लस दूसरा कंपोनेंट वाई डायरेक्शन वाला और उसका यूनिट वेक्टर जे कैप। ये हो गया जब हम 2 डायमेंशन में इसका कंपोनेंट निकालते हैं वेक्टर ए का। तब 3 डायमेंशन में तीनों एक्सिस के लिए जब कंपोनेंट निकालते हैं तो वेक्टर ए को हम लिखेंगे 3 टुकड़े में, एक्स कंपोनेंट उसका यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन, वाई कंपोनेंट उसका यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन, और जेड कंपोनेंट उसका यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन, है ना। ये हो गया आपका 3 डायमेंशन में किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में लिखने का तरीका। जब हम इसी को डिवाइड कर देते ए एक्स को, ए वाई को, ए जेड को, सॉरी जब हम ए को डिवाइड कर देते हैं ए एक्स, ए वाई और ए जेड से, तो हमें मिलता है क्या, डायरेक्शन कोसाइन। एक सेकेंड, कॉस थीटा यानी आधार बटे कर्ण, उल्टा हो गया। यानी कहने का मतलब हमारा यहाँ पर ये है कि जब हम ए एक्स को ए से डिवाइड करेंगे तो ये डायरेक्शन कोसाइन होगा, है ना, और वाई कंपोनेंट को ए से डिवाइड करेंगे तो ये भी डायरेक्शन कोसाइन है, और जेड कंपोनेंट को ए से डिवाइड करेंगे तो ये भी डायरेक्शन कोसाइन है। तो मान लीजिए ये जो इसका हमने कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकाला है वो कंपोनेंट इस वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बनाता, तो हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि ये कॉस अल्फा की वैल्यू है। आप देखिए डायग्राम से, कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो आधार यानी कि ए एक्स वाला कंपोनेंट और कर्ण जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है ए, तो कॉस अल्फा बराबर आधार यानी ए बटे में कर्ण, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका कॉस अल्फा हो गया। इसी तरह से ये जो है उस वाई कंपोनेंट के साथ अगर बीटा कोण बना रहा होगा तो यहाँ पर आप कॉस बीटा निकालिए, तो कॉस बीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, है ना। इस वाले ट्रेंगल के लिए ये जो 90 डिग्री है, इस राइट एंगल ट्रेंगल के लिए ये आधार है और ये कर्ण है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो कॉस बीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे में कर्ण यानी ए वाई बटे में ए। सिमिलरली जब जेड डायरेक्शन के लिए हम इसी चीज को लिखेंगे तो हम देखिए इसको पहले लिख लीजिए कॉस बीटा, और जब जेड डायरेक्शन के लिए लिखेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस गामा। तो कॉस गामा सेम पैटर्न पर हो जाएगा ए जेड अपान में ए, ठीक है। तो ये जो हमारे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा आए, यानी अल्फा बीटा और गामा जो एंगल्स हैं तीनों कंपोनेंट का, उसका जब हम कॉस ले लेते हैं तो हम इसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। और ये जो डायरेक्शन कोसाइंस आए हैं इनको हम लोग अल्फा बीटा और सॉरी एल एम और एन नाम भी देते हैं, और इनके स्क्वायर का जो सम होता है वो आता है 1। ये एक प्रॉपर्टी भी आप याद रखिए, किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि मिक्स करके इस प्रॉपर्टी का हमें यूज करना पड़े। यानी कहने का मतलब आप यही कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन। अगर कोई वेक्टर हमें दिया है उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब आप देख लीजिए ये आपका जो है, अगर वेक्टर ए था तो इसका मतलब ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है और ये जेड कंपोनेंट है। मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन के साथ लेंगे तो इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट वेक्टर जो है वो है 3i कैप, वाई कंपोनेंट वेक्टर जो है वो है 4j कैप, जेड कंपोनेंट में जो वेक्टर है, कंपोनेंट वेक्टर है जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग वो है 5k कैप, है ना, क्योंकि आई कैप, जे कैप और के कैप डायरेक्शन बताने वाले वेक्टर हैं, इनका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है, ठीक है। जैसे आपने बी कैप के इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बी कैप से मल्टीप्लाई किया था। वेक्टर बनाना है तो डायरेक्शन भी चाहिए, और डायरेक्शन बनाने के लिए यूनिट वेक्टर चाहिए होता है, ठीक है। और ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो इसका मतलब अगर हम इससे कंपेयर करें इस वाले इक्वेशन को, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, तो यहाँ से आप देखिए क्या है, वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। इससे पता चलता है ए एक्स, ए वाई और ए जेड की वैल्यू। तो आप यहाँ पर रख के डायरेक्शन कोसाइन को निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन आपका हो जाएगा ए एक्स कितना है 3, और अपान में ए नहीं पता है, ए नहीं पता है तो हम यहाँ से ए निकाल लेते हैं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, इस वेक्टर ए का। ए इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए, और ये होता है फार्मूला अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। बस 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर यानी 9 16 और कितना ये 25। तो 16 और 9 25, 25 और 25 50, 50 को आप लिखेंगे रूट के अंदर कितना 5, या ऐसे लिखिए 25 गुणे 2, 25 को में से 5 को बाहर निकालिए 5 रूट 2, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3/5 रूट 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए वाई कितना है ये 4,
तो 4/5√2। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा AZ यानी कि 5/5√2। अब आप यहाँ से सॉल्व करके चेक करेंगे कि L² प्लस M² प्लस N² करिएगा तो इन सब को स्क्वायर करके आपस में सम करिए, वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। ठीक है, तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं क्वेश्चन में, ऑप्शन हमने नहीं बनाया क्योंकि उसमें भी अलग से टाइम लगता है और आपको जब पता ही कि हमें सीखना वही है तो ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो कोई भी क्वेश्चन जिसमें डायरेक्शन कोसाइन की बात होगी तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन में इसी में से है ना, अगर एक कोई पूछता है एक्स डायरेक्शन वाला डायरेक्शन कोसाइन तो आप ये निकाल लेते, बाकी ऑप्शन गलत होते 3। ठीक है, ये वाई डायरेक्शन में हो गया, ये जेड डायरेक्शन में हो गया डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इफ वेक्टर 0.8 i कैप, 0.6 j कैप और c k कैप इज अ यूनिट वेक्टर देन द वैल्यू 0, 1, 2 एंड 10 है ना। अच्छा, देन द वैल्यू ऑफ c इज, c की वैल्यू इसमें से क्या होगी। देखिए आपको एक वेक्टर इन्होंने दे दिया है, ये एक वेक्टर है, इसमें 0.8 लिखा है, यहाँ पर 0.6 है और यहाँ पर c लिखा हुआ है। करें कि ये जो पूरा वेक्टर है ये एक यूनिट वेक्टर है और आपको पता है कि यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी ये है कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। तो कह रहे हैं कि c की वैल्यू बताइए, तो इस वेक्टर को कोई नाम दे दीजिए, वेक्टर a इक्वल टू, ये तो आसान क्वेश्चन है, 0.8, 0.6 और c k कैप, ये आपका एक यूनिट वेक्टर हो गया। और अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के इसको 1 के बराबर कर देंगे, इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट मीन्स 0.8 स्क्वायर प्लस 0.6 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, अब इसको आप क्या करिए, पहले तो ये सॉल्व कर लीजिए अंदर ही, ये हो जाएगा आपका कितना, 8 और 8 64, ये हो गया 0.64, ये हो गया 0.36 और ये प्लस में हो गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको और इसको आप ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 6 और 4 0, 6 और 3 9 और 1 0, 2 0 और 1 यानी 1.00, दैट मीन्स 1। तो इसका मतलब ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 1.00 और प्लस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायर रूट स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड का तो बनेगा 1 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 0। दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी अगर आपका ये वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर है, तो हमने उसको इसके मैग्नीट्यूड को यूनिट यानी 1 के बराबर किया तो पता चला कि ये जो वेक्टर c है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। अगर आपका वेक्टर c एब्सेंट होगा, 0 मतलब क्या, वो वेक्टर c एब्सेंट होगा, मतलब ये तीसरा वाला पार्ट जो है वो एब्सेंट होगा, तभी जाकर के इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा और तभी जाकर के ये आपका यूनिट वेक्टर बनेगा। इस चीज़ को आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आप c को इग्नोर जब कर रहे थे तो इतने को सॉल्व करने के बाद फाइनली कितना आया था, 1 ही आया था ना। यानी अगर ये 0 होगा तभी तो ये पूरा रिजल्ट 1 आएगा और ये पूरा है क्या, ये है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और आप कह रहे हैं कि ये वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर है, तो ये वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर तभी रह पाएगा जब c यहाँ पर 0 हो जाए। अगर c की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी रखेंगे तो पूरा मैग्नीट्यूड 1 से हो जाएगा ज़्यादा और 1 से ज़्यादा होने पर फिर ये यूनिट वेक्टर नहीं रहेगा। ठीक, चलिए तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10। अभी हम लोग आधे पड़ाव पर पहुंचे हुए हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक वेक्टर a दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप और एक वेक्टर b दिया हुआ है 3i कैप माइनस mj कैप प्लस 6k कैप और ये दोनों के दोनों जो वेक्टर हैं वो परपेंडिकुलर हैं। तो आपको बताना है कि m की वैल्यू कितनी होगी, इसमें जो m लिखा हुआ है यहाँ पर वो m की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पता है कोई भी दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b है तो आपको पता है वेक्टर a और वेक्टर b दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। ये प्रॉपर्टी मल्टीपल टाइम्स जो है रिपीट हुआ है, लगभग हर एग्जाम में जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स हैं उसमें अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी होती है कि वो डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर आए और उसमें डॉट में भी ये वाली प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है, परपेंडिकुलर वाली। तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को 0 के बराबर करना होगा, तभी जाकर के आप इस m की वैल्यू निकाल सकते हैं। और 0 के बराबर क्यों करना है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो देखिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट करने के लिए नीचे नीचे अगर लिखें तो आसान होता है, क्योंकि i कैप का i कैप के साथ होता है, j कैप का j कैप के साथ होता है और k कैप का k कैप के साथ होता है। तो हमें इनका डॉट प्रोडक्ट ही करना है ना, a डॉट b तो निकालना है। तो कर लीजिए, i कैप और i कैप में 2 और 3 है 6 हो जाएगा, यहाँ j कैप और j कैप में प्लस 3 है माइनस m है तो माइनस 3m हो जाएगा, यहाँ माइनस है और ये प्लस है तो माइनस 36 हो जाएगा। और ये डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आई है a डॉट b की वैल्यू,
और अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होना चाहिए, तो 0 के बराबर कर दिया हमने। तो ये कितना हो गया, इसको उस साइड ले जाइए या 3m को ले जाइए, तो 6 माइनस 36 इज इक्वल टू 3m। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से -30, तो -30 इज इक्वल टू 3m। तो यहाँ से आ जाएगा m इज इक्वल टू कितना, -10। अगर वेक्टर a और वेक्टर b दोनों परपेंडिकुलर हैं तो m की वैल्यू आएगी कितनी, -10। ठीक है, कर लेंगे इसको। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक पार्टिकल है जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करता है अंडर द फोर्स 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। मतलब कोई एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल पर ये इसकी जो लोकेशन है अभी वो ये वाली लोकेशन है, और इस पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो इस लोकेशन से मूव करके दूसरी लोकेशन पर पहुंच जाता है। वो पार्टिकल दूसरा जो लोकेशन है वो वहाँ दिया हुआ है, और इस पार्टिकल पर जो हमने फोर्स लगाया था इस मूवमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, वो हमें पता है फोर्स इतना है। तो यहाँ से यहाँ जब पार्टिकल मूव कर गया तो कितना वर्क डन हुआ ये हमें बताना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ए, इस पॉइंट को अगर हम बोल दें पॉइंट बी, तो जो पॉइंट ए की पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, देखिए पॉइंट दिया हुआ 3 -4 और 5, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो 3i कैप माइनस 4j कैप और प्लस 5 क्या, k कैप। ठीक, इसी तरह से वेक्टर बी जो है उसका भी पॉइंट दिया है, उसका वेक्टर बनाएंगे तो ये हो जाएगा -2i कैप और प्लस 6j कैप और -4k कैप। ये दूसरा वेक्टर हो गया, मतलब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमें पता है, और पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करके गया है, दैट मीन्स ये पूरा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हमारा है वो वेक्टर हमारा ए बी है। क्या नाम है उसका, वेक्टर ए बी। और ये जो वेक्टर ए बी है वो कैसे आएगा, तो वेक्टर बी के पोजीशन में से वेक्टर ए के पोजीशन को माइनस करने से आएगा। इस पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है, जिसको वेक्टर ओ ए हमें बोलना चाहिए और इसको वेक्टर ओ बी बोलना चाहिए, तो ये जो वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी है इस पॉइंट का, ठीक है ना, ऐसा करिए इसको सिंबल कुछ और दीजिए, इसको हम पॉइंट को पी और क्यू नाम दे देते हैं, लेकिन इनका जो पोजीशन वेक्टर है किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसको हम बोल रहे हैं वेक्टर, ठीक है, इसको पॉइंट ओ बोला तो ओ ए हो गया, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, ये वेक्टर है और दिया है हमें, ये वेक्टर दिया है, इसका वेक्टर हो जाएगा, ये पॉइंट बी अगर है तो ये हो जाएगा वेक्टर ओ बी। तो हमें वेक्टर ओ ए पता है, मतलब किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर पता है, और किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका भी पोजीशन वेक्टर पता है। तो यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चला कि वेक्टर ए बी अगर हमें निकालना है तो वेक्टर ए बी निकालने के लिए ओ बी माइनस ओ ए करना होगा। ये कैसे हुआ, देखिए ये वेक्टर यहाँ से यहाँ गया, ये वेक्टर यहाँ से यहाँ जा रहा है, और ये वेक्टर पूरा यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन के अकॉर्डिंग ये जो हमारा वेक्टर ओ बी है वो वेक्टर ओ ए और ए बी का क्या है, रिजल्टेंट है। तो आप क्या ये बात लिख सकते हैं कि वेक्टर ओ बी जो है वो रिजल्टेंट है वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी का, वेक्टर ए बी का। तो वेक्टर ए बी को यहाँ पर रोकिए, इसको इधर ले आइए, तो ये मिलेगा आपको ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी जो हम निकाल रहे हैं वो वेक्टर ए बी क्या है एक्चुअल में, इस वाले वेक्टर के पोजीशन वेक्टर में से इसके पोजीशन वेक्टर को माइनस करने से ये वेक्टर आएगा जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इनको आपस में माइनस कर दीजिए, इस वाले में से इसको माइनस करना, बी वाले में से ए वाले को, तो -2 और ये माइनस करेंगे तो -3, कितना हो जाएगा -5 आई कैप, 6 और माइनस ये प्लस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10j कैप। ठीक, और 4 ये था और इसमें माइनस, इसको बाद में करना है, माइनस हो जाएगा तो -9k कैप। ये मिल गया उस पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर डी, और फोर्स हमें दिया हुआ है। तो जब आपको फोर्स पता हो और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता हो तो वर्क डन निकालने के लिए फार्मूला होता है। वर्क डन देखिए डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है, डॉट प्रोडक्ट के 3 एग्जाम्पल, क्रॉस प्रोडक्ट के 3 एग्जाम्पल बार बार रिपीट होते हैं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे वर्क डन की बात करें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, पावर की बात करें तो ये फोर्स और वेलोसिटी का है ना, इसका जो है डॉट प्रोडक्ट है। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। ये एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये दोनों वैल्यूज पता है तो ये निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा कि क्रॉस करना पड़ेगा, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिए। इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जाम्पल्स याद हैं आपको कि एंगुलर मोमेंटम L कह लीजिए या J इक्वल टू R क्रॉस P, ये क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जाम्पल, और V इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R, ठीक है ना। टाउ इक्वल टू, टाउ बहुत पूछा जाता है, R क्रॉस F, ये सब क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जाम्पल्स हैं। और इसी पैटर्न में आपको क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट करना होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है।
तो हमें फिलहाल यहाँ पर वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना होगा। तो W इक्वल टू एफ और डी, एफ डॉट डी, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। वेक्टर एफ कितना है यहाँ दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस k कैप। इसका डॉट करना है डी के साथ। वेक्टर डी जो कितना है ये है -5i कैप और प्लस 10j कैप, ठीक। और उसके बाद कितना है -9k कैप ये, और इनका डॉट प्रोडक्ट करिए कितना हो जाएगा -5 प्लस 2 -10, और ये कितना हो गया प्लस में 30, और ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 9। 30 माइनस 10 करेंगे 20 हो जाएगा, और प्लस में 9 करेंगे कितना हो जाएगा 29। और किसी का कोई यूनिट नहीं दिया था तो हम इसको यूनिट बोल देते हैं 39 यूनिट। अब पता नहीं ये जूल में आएगा, अर्ग में आएगा, ये हमें नहीं पता है, तो इसमें नहीं दिया हुआ 29 यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको कि ये इनिशियल पोजीशन था और ये फाइनल पोजीशन था, और कभी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाता है, और वेक्टर मिल गया तो फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट करिएगा तब जाके आपको वर्क डन मिलेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप टाइम टू टाइम ले सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द टॉर्क ऑफ द फोर्स F इक्वल टू -3i कैप प्लस यहाँ पर कैप होगा i कैप, j कैप और k कैप, एक्टिंग एट द पॉइंट r इक्वल टू 7i कैप, 3j कैप और k कैप। मतलब आपको फोर्स दिया है, आपको पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर r होगा, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है टॉर्क निकालना है। तो आपको अभी अभी हमने बताया कि टॉर्क जो होता है वो r और f दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर आता है, और इसी पैटर्न में r क्रॉस f, f क्रॉस r नहीं। तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए दोनों का आंसर आ जाएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करना होगा इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं और बाकी छोड़ दे रहे हैं। अब आपका ये होमवर्क होगा, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट बना दे रहे हैं, आंसर खाली आपको बताना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो डिटर्मिनेंट यहाँ पर होगा i कैप, यहाँ j कैप और यहाँ k कैप, ठीक। और i कैप पहले r है ना, तो r के हिसाब से देखिए यहाँ पर 7, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 1। इसमें देखिए -3 +1 और +5। इसी को आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो इन्हीं चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप उस ऑप्शन को बता देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें से करेक्ट आ रहा है, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया, क्योंकि अभी अभी डिटर्मिनेंट किए थे तो हमने छोड़ दिया, इसको आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट 1 -1 -1 ऑफ द फोर्स 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप एक्टिंग एट द पॉइंट 1 0 -2, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको बता रहे हैं। देखिए आपको निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स दैट मीन्स टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क, ठीक है। और ये जो टॉर्क होता है इसका फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला आपका है r क्रॉस f, r क्रॉस क्या f, r क्रॉस f। और r आपको पता नहीं है तो r क्रॉस f निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट निकालना है या टॉर्क निकालना है, और जो फोर्स लग रहा है वो कहां पर लग रहा है, वो इस पॉइंट पर लग रहा है, ठीक है। इसके लिए आप इस बात को समझिए कि आपको यहां पर सपोज ऐसे एक यहां पॉइंट दिया है, एक यहां पॉइंट दिया है, इस वाले पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हैं F, और ये फोर्स जितना लगा रहे हैं वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इस वाले पॉइंट का अगर हम इसको B बोल दें, पॉइंट B का पोजीशन भी हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। ये पॉइंट है 1 -1 और -1, इसी पॉइंट के अबाउट इस पॉइंट के अबाउट हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ फोर्स। और जो फोर्स लग रहा है वो इस वाले पॉइंट पर लग रहा है, फोर्स एक्टिंग एट द पॉइंट 1 0 -2। मतलब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1 0 और -2, ठीक है। और जो आपको मोमेंट निकालना है वो इस वाले पॉइंट के अबाउट निकालना, और ये पॉइंट जो है वो पॉइंट है क्या, इस पॉइंट को अगर हम A नाम दे दें तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 -1 और -1। आपको टॉर्क निकालना है इस पॉइंट के अबाउट। आपको पता है टॉर्क क्या होता है, टॉर्क के लिए आपने जो इस तरह से डायग्राम पढ़ा होगा, ये कोई वेक्टर r होता है ना, ये एक्सिस होता है ना, किसी एक्सिस के अबाउट ही तो निकालते हैं, तो ये एक्सिस हो गया। और ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पर हम कुछ फोर्स लगाते हैं।
अच्छा, इस एक्सिस का ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट के अबाउट ये ऑब्जेक्ट अब घूमेगा, ये फोर्स है, ठीक है, अंदर की तरफ है, ये ऐसे है, ये अंदर की तरफ है, तो आपको पता है ये ऐसे करेंगे, ये ऊपर, यानी टॉर्क जो है वो इधर की तरफ लगेगा, वेक्टर टाउ। तो आपको जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना होता है, उस पॉइंट से इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहां फोर्स लग रहा है, आपको ये वाला वेक्टर आर पता होना चाहिए, है ना। तो इस चीज से अगर आप इसको कंपेयर करें तो आपको पता चल पा रहा है कि यहाँ यानी कोई एक्सिस रहा होगा, उसी एक्सिस पर लाई करने वाला ये हमारा कोई पॉइंट ए है, और ये वो पॉइंट है जहां पर फोर्स लग रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और हमें क्या चाहिए, हमें इस एक्सिस के अबाउट जो है, इस एक्सिस पर लाई करने वाले इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क चाहिए, तो हमें यहां से यहां वाला एक वेक्टर भी चाहिए, ये वाला वेक्टर चाहिए, जिसको हम वेक्टर आर बोलते हैं। और इसी वेक्टर आर में एफ का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें टाउ मिलेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स मिलेगा। तो आप देख लीजिए, अगर ये वेक्टर आर है, यहां से पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट बी पर जा रहा है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर दिया है, पॉइंट बी का भी पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा यहां से। तो आपको पता है कि ए से बी वाला वेक्टर निकालने के लिए बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस करना होगा, ठीक है। अभी पीछे के डायग्राम में आपने देखा था, पीछे क्वेश्चन में। तो इस हिसाब से अगर हम यहां पर निकालें क्या, वेक्टर ए बी, जिसको हम कहेंगे वेक्टर आर, ये वेक्टर आर, और वेक्टर आर निकलेगा कैसे, बी के पोजीशन वेक्टर किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, उसको ए में से माइनस करना होगा। बी के पोजीशन वेक्टर को ए के पोजीशन वेक्टर से माइनस करिए, तो बी का पोजीशन वेक्टर वहां से लिखिए, वेक्टर के फॉर्म में लिखिए, आई कैप प्लस 0 जे कैप, है ना, और माइनस 2 के कैप, ये हुआ हमारा वेक्टर ओ बी, माइनस वेक्टर ओ ए जो है वो है आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप, है ना। ये कोफिशियंट दिए हुए हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशियंट माइनस कर दीजिए। तो आई कैप में से आई कैप 0 हो गया, जे कैप 0 ही था, और यहाँ माइनस और माइनस प्लस जे कैप हो जाएगा, एक जे कैप बच गया, और माइनस 2 के कैप और ये माइनस माइनस प्लस के कैप, तो कितना हो गया, माइनस 2 के कैप और प्लस के कैप मिलकर के माइनस क्या हो जाएगा, के कैप, और ये जो आया वो वेक्टर आर आया, ठीक है। वेक्टर आर हमें मिल गया है, और वेक्टर एफ जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। वेक्टर एफ कितना है, ये हमारा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप और माइनस 5 के कैप, ठीक है। और अब जब हमें आर और एफ मिल गया, तो हमें आर क्रॉस एफ निकालने से कोई नहीं रोक सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे वेक्टर टाउ, है ना, इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और इसके लिए हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे, और इस डिटर्मिनेंट में लिखेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। और यहाँ से क्या क्या आएगा, देखिए आर की बात करें तो इसमें आई कैप है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, जे कैप में कितना है 1, और के कैप में कितना है -1। एफ की बात कर लीजिए, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है -5। इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद देखिए आई कैप को जब कॉमन, मतलब आई कैप को लिखेंगे तो ये पूरा छूटेगा, ये पूरा छूटेगा, तो 1 इंटू -5 यानी -5, और 4 इंटू -4 -4, और माइनस इधर फार्मूले का प्लस हो गया। और जे कैप की बात करें, माइनस में जे कैप लिखेंगे, ये कॉलम छूटेगा, ये रो छूटेगा, ये 0 हो गया, और माइनस के बाद ये -3 यानी कि प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस के कैप, ये कॉलम छूटेगा, ये रो छूटेगा, 4 इंटू 0 0 हुआ, माइनस में 3 इंटू 1 यानी कि -3 हो गया। कितना आ गया, ये आपका आ गया 5, और ये -4 प्लस 4 -5 -1 यानी माइनस आई कैप, और यहाँ से कितना हो गया -3 जे कैप, ठीक है, और ये माइनस कितना 3 के कैप। ये हुआ मोमेंट ऑफ फोर्स वेक्टर, है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स का वेक्टर। अगर आप इसका मैग्नीट यानी वेक्टर टाउ, ये आपको वेक्टर टाउ मिल गया, और अगर आप चाहें तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कितना, ये 1 -1 का स्क्वायर 1 प्लस -3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 9 और 9 18 और 1 19, रूट 19 यूनिट, रूट 19 यूनिट आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे तो। बाकी वेक्टर कितना हो गया, माइनस आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप, ठीक है। तो यहां पर आपको यही ध्यान रखना, किस पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है वो मैटर करता है, ठीक है। फोर्स लग रहा था इस पॉइंट पर, लेकिन आपको निकालना है इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, पॉइंट ए के अबाउट। एक बार मुझे चेक करने दीजिए, उल्टा तो कुछ नहीं हो गया है। इसके अबाउट आपको पता करना था, वहां पर आपने फोर्स लगाया था, तो आपको यही वेक्टर चाहिए, ये वेक्टर, और ये वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर में से इस वेक्टर को माइनस करेंगे, ओ बी माइनस ओ ए करेंगे तो ए बी मिलेगा, ओ बी माइनस ओ ए करेंगे तो ए बी मिलेगा, ठीक है। चलिए करेक्ट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दी डायगोनल्स, हाँ ये भी क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर गिवन बाई द वेक्टर 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप
और आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, फाइंड द एरिया पैरेललोग्राम। आपको पता है डायगोनल के बारे पैरेललोग्राम के बारे में, जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। ये आपका पैरेललोग्राम बन गया। और ये जो पैरेललोग्राम बना, अगर उसका एक साइड है वेक्टर ए और दूसरा साइड है वेक्टर बी, है ना, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अगर ये दोनों वेक्टर दिए हुए हैं तो इसका एरिया निकालने का फार्मूला क्या होगा? इसका एरिया निकालने का फार्मूला होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और मैग्नीट्यूड अगर वेक्टर के फॉर्म में निकालेंगे तो ऐसे आएगा, बाकी आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं यहाँ से। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, वो पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आपको डायगोनल दिया हुआ है तो डायगोनल के लिए फार्मूला याद रखिए, यही चीज ये इक्वल होता है 1/2 वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2। वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2 का मैग्नीट्यूड निकाल के हाफ कर देंगे, तब जाकर के इसका एरिया आएगा। अगर आपको ये दिया हुआ है, ये आपका कह लीजिए ये वेक्टर d1 है और ये आपका क्या है वेक्टर d2, अगर दोनों डायगोनल दिए हुए हैं तो एरिया निकालने का ये फार्मूला है पैरेललोग्राम के लिए। अगर साइड्स दिए हुए हैं तो ये फार्मूला है। बस इसके बाद ये कहानी बहुत ही आसान हो जाती है। अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो आपको एक दिया है d1, ये d1 है आपका, ये d2 है, तो एरिया पैरेललोग्राम निकालेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर हम उसके साइड के फॉर्म में दिखाएं, एडजेसेंट साइड के फॉर्म में मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, लेकिन अगर हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बोलें तो 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2। यानी सबसे पहले हमें d1 क्रॉस d2 निकालना होगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल के आधा करना होगा। तो d1 क्रॉस d2 निकाल लीजिए, d1 क्रॉस d2। तो d1 क्रॉस d2 निकालने के लिए डिटर्मिनेंट बनाएंगे, आई कैप जे कैप और के कैप लिखेंगे। ये हमारा d1 है, आई कैप का कोफिशिएंट 3, जे कैप का कोफिशिएंट 1, के कैप का कोफिशिएंट 2। ये हमारा d2 है, आई कैप का कोफिशिएंट 0, जे कैप का 1 है, आई कैप का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1, और जे कैप का कोफिशिएंट -3 और के कैप का कोफिशिएंट कितना 4। सॉल्व कर लीजिए इसको। सॉल्व करने का जो तरीका होता है, आई कैप और ये पूरा कॉलम, ये सब मर गए, ये मर गए, 1 × 4 यानी 4 -3 × 2 यानी माइनस कितना हो गया प्लस में 6, और फिर माइनस में जे कैप, ये कॉलम छूटा, ये रो छूटा, 4 × 3 12, 12 - 2 × 1 2, और फिर उसके बाद लिखेंगे प्लस में के कैप, के कैप के बाद ये कॉलम छूटा, ये रो छूटा, -9 और -1 यानी -10। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। 10 आई कैप और 12 - 2 करेंगे 10 हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा -10 जे कैप, और ये हो जाएगा -10 के कैप। 10 को कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में आ गया क्या, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ये आपने क्या निकाला अभी तक? ये आपने निकाला d1 क्रॉस d2, जो वेक्टर d1 क्रॉस d2 है वो आपने निकाल लिया। लेकिन आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मॉड ऑफ वेक्टर d1 क्रॉस d2 निकालिए, मॉड ऑफ वेक्टर d1 क्रॉस d2। और आपको पता है कि ये निकालने के लिए क्या करना होता है, अंडर आई कैप के कोफिशिएंट जे कैप और के कैप सभी के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके प्लस करना है। आई कैप जे कैप और के कैप सब में 10 है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस, स्क्वायर करने पर तो प्लस होगा। तो यहाँ से आएगा 100, यहाँ से भी आएगा 100, यहाँ से भी आएगा 100, कितना हो गया टोटल 300। 300 में से 3 को रहने दीजिए, 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, 10√3। ये जो हमने निकाला वो निकाला वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2 की वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड, और इसी का आधा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया। तो 1/2 इंटू कितना 10√3, तो कितना हो गया 5√3, 5√3 इतना यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इतना ये आ गया पैरेललोग्राम का एरिया। और अगर साइड्स दिए हुए हैं तो बहुत ही सिंपल सा है, दोनों का सीधे सीधे क्रॉस प्रोडक्ट करिए। डायगोनल दिया हुआ है तो आप उसको क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड निकाल के आधा करना होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट था। क्वेश्चन नंबर 15, बस 3-4 सवाल और बचे, थोड़ा पेशेंस रखिए, 3-4 सवाल और है। तो इसमें अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, ये क्वेश्चन भी, इसको भी सॉल्व करेंगे। करें कि सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। अभी तक जितना भी आपने शुरू से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ा, अगर वो चीजें आपने समझी, अच्छे से क्लियर हुआ, तभी जाकर के आप ये सवाल कर पाएंगे, है ना। उसी सीक्वेंस में ये लगा हुआ है, नहीं तो आप इसको करने में थोड़ा परेशान हो जाएंगे। देखिए 2 यूनिट वेक्टर है और उनका सम करने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो भी एक यूनिट वेक्टर ही आ रहा है। तो हम नाम ले लेते हैं। चलिए, हमने कहा कि एक हमारे पास यूनिट वेक्टर ए कैप है, दूसरा यूनिट वेक्टर बी कैप है। इन दोनों का सम किया तो हमारे पास एक तीसरा यूनिट वेक्टर आया सी कैप। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कैप और बी कैप करने पर सी कैप आ रहा है। 2 यूनिट वेक्टर का सम एक तीसरा यूनिट वेक्टर आ रहा है। तो कह रहे हैं कि देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, यानी इन्हीं दोनों वेक्टर जिनका सम हमने किया है, अगर हम उनका डिफरेंस करते, और उसका मैग्नीट्यूड निकालते
तो फिर क्या आएगा, और ये ऑप्शन है √3, √2, √5 और 1/√2। तो ऐसे में सबसे पहले तो आप यहाँ से अगर देखिए, अगर आप इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर ए कैप प्लस वेक्टर बी कैप का मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा सी कैप का मैग्नीट्यूड, और ये एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1। यहाँ आप 1 + 1 नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों सम होगा, तब आपको मॉड निकालना है, अलग अलग मॉड नहीं निकालना है, पूरे का मॉड, और पूरे का मॉड अलग होता है, अलग अलग मॉड अलग होता है। तो ए कैप प्लस बी कैप जो है इसका पूरे का मैग्नीट्यूड आएगा 1, तो आपको बताना है कि ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। इसके लिए आपको एक फार्मूला वही यूज़ करना पड़ेगा जो हमने आपको इसके पहले भी बताया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जब रहता है तो उस वेक्टर ए कैप प्लस वेक्टर बी कैप का जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जिसको हम मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बोल सकते थे, नॉर्मली हम इसको मॉड ऑफ वेक्टर आर या फिर आर बोलते हैं, जिसका फार्मूला होता है क्या, अंडर रूट में ए स्क्वायर यानी फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस ऑफ थीटा। ये किसके लिए, ये प्लस वाले केस में। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा दूसरा वेक्टर हो जिसका नाम हो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो इसको हम लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और इसको लिखेंगे हम मॉड ऑफ वेक्टर आर डैश। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट, आपको पता है कि इस प्लस वाले को हम माइनस के फॉर्म में रिप्लेस कर देते हैं, वेक्टर ए प्लस आप माइनस ऑफ वेक्टर बी कर देंगे, और ऐसे में ये फार्मूला बन जाएगा क्या, अभी हमने पीछे सॉल्व किया था एक क्वेश्चन इस टाइप का, शायद पहला ही क्वेश्चन था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस बी का स्क्वायर तो प्लस बी हुआ, लेकिन ये जो बी था वो माइनस बी जब रखेंगे तो ये वाला प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस ऑफ 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। यही डिफरेंस है दोनों में कि जब दो वेक्टर का सम होता है तो उनका मैग्नीट्यूड निकालने का ये फार्मूला है, लेकिन दो वेक्टर का डिफरेंस हो तो उसका मैग्नीट्यूड निकालते हुए ये माइनस आ जाएगा। और यही चीज़ हमें यहाँ यूज़ करनी है जब हम इसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। आप बस यही इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ का वेक्टर ए नहीं बल्कि ए कैप है, ये बी नहीं बल्कि बी कैप है, तो ये ए कैप है, ये बी कैप है ना। तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए कैप का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ए कैप का मैग्नीट्यूड, बी कैप का मैग्नीट्यूड, उनके बीच का एंगल रख दीजिए वैल्यू। फर्स्ट वाले वेक्टर यानी ए कैप जो है उसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 आएगा, स्क्वायर भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, प्लस 2 × 1 × 1 करेंगे तो ये 2 ही आएगा, और साथ में कॉस थीटा भी आएगा। और जो पूरा हमने मैग्नीट्यूड ये निकाला वेक्टर ए कैप और बी कैप का मैग्नीट्यूड, ये पूरा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। क्वेश्चन में दिया था कि इनके सम का इनका जो सम है वो एक यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस पूरे पार्ट को आपको 1 के बराबर करना होगा, और इसको आपको सॉल्व भी करना होगा। सॉल्व करिए, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड का, तो ये ऐसे ही रहेगा और ये हट जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। और कॉस थीटा की जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को हमें यहाँ रखना होगा, तब जाके हमें डिफरेंस वाले का मैग्नीट्यूड मिलेगा, है ना। वेक्टर ए कैप और बी कैप का जो डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड तब हमें मिल पाएगा, है ना, ये कैप वाला। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ए का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा, यूनिट वेक्टर है, दूसरे का भी 1 ही आएगा, माइनस में 2 × ये 1 × 1 यानी 1 हुआ, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस, 1 + 1 + 1 यानी कि रूट कितना 3, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा √3। तो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के लिए आपको ये देखना होगा कि जब प्लस के केस में हम ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला लिखते हैं तो माइनस के केस में क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, इतना ही ध्यान रखना है। और जो इन्होंने कंडीशन दिया है उस कंडीशन को पहले आपको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना होगा, तो चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाती हैं, फिर उसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है, किसी एग्जाम में आया हुआ है टीजीटी पीजीटी के, और इसमें दो वेक्टर हैं, उन दोनों के वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड और उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो उनके बीच का एंगल कितना आएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया शुरुआत में ही, लेकिन जब ये क्वेश्चन वहाँ था तो लैंग्वेज के फॉर्म में था कि सम मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर एंड डिफरेंस ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू ईच अदर, ऐसे बोला था। अभी क्या है कि सीधे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो बस वही करना है, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद सेल्फ डॉट प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी यूज करिए कि स्क्वायर अगर हो रहा है तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी एक साइड हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, और दूसरे साइड क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक। और अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ से वही मिलेगा a² + b²। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, +2a.b, और इस साइड करेंगे तो आएगा a² + b² -2a.b, ये इससे कैंसिल,
और वो इधर आके पूरा बना 4a डॉट बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब a डॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब कि वेक्टर a और वेक्टर b दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। ये क्वेश्चन वहाँ लैंग्वेज के फॉर्म में था, यहाँ पर एक्सप्रेशन के फॉर्म में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसको सेव करना होगा। हाँ, आप में से देखिए कुछ लोग कह रहे थे कि ये पीडीएफ के लिए सर पीडीएफ मिल जाता, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने ये बनाया हुआ है कंटेंट, मतलब जो ये टाइप हुआ है, इसी को एज इट इज़ पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको व्हाट्सअप ग्रुप पर, टेलीग्राम पर, जहाँ पर भी आप लोग जुड़े हैं हर जगह प्रोवाइड कर देंगे। तो आप ये क्वेश्चन अपने दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको लेक्चर से नहीं रिवाइज करना है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ए इज थीटा, फाइंड द कंडीशन व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर इज 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। इसका हम कंडीशन एक कर दे रहे हैं, बाकी आपको बता दे रहे हैं। आपको 2 वेक्टर दिया है और दोनों वेक्टर सेम ही है, वेक्टर ए ही है, मतलब एक वेक्टर ए है और दूसरा भी वेक्टर ए ही है, मतलब एक ही वेक्टर की बात हो रही है, उसी के 2 हैं, तो दोनों एक तरह से पैरेलल हो गए, दोनों पैरेलल हो गए। उनके बीच का एंगल क्या है, नहीं सॉरी 2 वेक्टर हैं लेकिन दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हैं, 2 अलग अलग वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सिर्फ इक्वल है और उस मैग्नीट्यूड को नाम इन्होंने दिया है ए। ठीक है, 2 अलग अलग वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड ए है, डायरेक्शन अलग अलग है और उनके बीच का एंगल है थीटा, इसीलिए तो एंगल थीटा, नहीं तो 0 हो जाता। तो आपको एक कंडीशन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो इन्होंने जो बोला है उसके हिसाब से R इक्वल टू फार्मूला देखिए, अगर 2 वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड ए है उनका रिजल्टेंट कितना आएगा, फर्स्ट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 इंटू ए इंटू बी की जगह पर भी ए, उसके बाद में आ जाएगा कॉस थीटा, और इसको ये सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, है ना। और आप इसमें चाहें तो 2 को कॉमन ले सकते हैं या 2a स्क्वायर को भी कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा ये हो जाएगा, ये रूट के अंदर। ये मैग्नीट्यूड का आपने एक्सप्रेशन जो है वो निकाल लिया। अब इस सवाल में ये देखिए क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको एक ऐसी कंडीशन दी जा रही है जिसमें मैग्नीट्यूड जो है सम ऑफ वेक्टर इज 0, मतलब ये देखिए क्या है, ये क्या है, दोनों वेक्टर जो ए और बी थे जिनका मैग्नीट्यूड ए ही था, उन्हीं का ये क्या है मैग्नीट्यूड है। तो कह रहे हैं कि वो मैग्नीट्यूड जब 0 हो तो आप कंडीशन बताइए या थीटा बताइए। तो कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपको क्या करना यही है कि जो r है, जो मैग्नीट्यूड आया है r इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, इसमें आपको r की वैल्यू रखनी होगी 0 और 0 रख के इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करने के बाद ये पूरा इधर जाके हो जाएगा 0, तो आपको मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू कितनी 180 डिग्री। ये कंडीशन बन गई, यही आपको थीटा निकालना था। ठीक, इस कंडीशन में अगले कंडीशन में क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, मतलब कि जो r की वैल्यू है वो उसी वेक्टर के बराबर है जो कि आपके वेक्टर पहले एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यानी r की जगह पर आप 0 की बजाय क्या रखना होगा, a रखना होगा। तो r की जगह पर a रखिएगा तो a इक्वल टू ये अंडर रूट हो जाएगा 2a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, स्क्वायर कर दीजिए तो ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर और ये 1 प्लस कॉस थीटा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो 2 कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, 2a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पर रखना है a, और इसके पहले वाले में क्या रखा था 0, तो ये पूरा चला गया था इधर। और इस बार क्या है, स्क्वायर करने पर यहाँ पर a स्क्वायर आएगा, इधर a स्क्वायर है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, और ये जो 2 है आप उस 2 को इधर ले आएंगे, अच्छा 0 लिख दिया हमने, गलत है, ये 1 है, 1 आएगा ना कैंसिल होने के बाद, तो यहाँ से -1/2 यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो इसमें पहले वाले पार्ट में आएगा 180 डिग्री, दूसरे वाले पार्ट में आएगा 120 डिग्री। ठीक है, अब बैटरी जो है जवाब देने वाली है, तो एक काम करते हैं थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं। देखिए इस सवाल में एक चीज़ है, यहाँ पर मॉड रहेगा, यहाँ पर मॉड रहेगा, तो मॉड ऑफ a क्रॉस b a डॉट b के बराबर है, तो आपको a और b के बीच का एंगल बताना है। तो a क्रॉस b का फार्मूला होता है a b साइन थीटा n कैप, है ना, इसका मॉड निकाल लीजिए।
इज इक्वल टू ए डॉट बी का फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है 1 हो जाएगा, बाकी तो मैग्नीट्यूड ही है। तो इसका मतलब ए बी साइन थीटा बराबर क्या, ए बी कॉस थीटा। ए बी से ए बी कैंसिल, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1, और आपको पता है टेन थीटा इक्वल टू 1 का मतलब टेन 45, और टेन 45 यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, या इसी को हम पाई बाई 4 बोलते हैं, तो पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर पाई बाई 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q जो है वेक्टर r के बराबर है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q करने पर वेक्टर r आ रहा है, और आपको पता है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो वेक्टर आता है उसका डायरेक्शन इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर होता है, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मतलब एक्चुअल में जो वेक्टर r है वो वेक्टर p के भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर q के भी यहां पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है। पहले तो r जो है p के परपेंडिकुलर है, ये तो सही इन्फॉर्मेशन है। r जो है वो q के परपेंडिकुलर है, ये भी सही इन्फॉर्मेशन है। r जो है p प्लस q के परपेंडिकुलर, ये भी सही इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि p प्लस q करने से प्लेन नहीं बदलेगा। p प्लस q करने से जो नया वेक्टर आ रहा है, एक तो वेक्टर p है, दूसरा वेक्टर q है, और दोनों को प्लस करने पर जो वेक्टर p प्लस q है उसका भी प्लेन वही होगा जो इसका या फिर इसका था, और ये दोनों एक ही प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर हैं, तो p प्लस q भी इसी प्लेन में लाई करेगा। और आपका जो r है वो इनके और इनके परपेंडिकुलर था, तो इनके सम के या इनके डिफरेंस के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं कि r जो है वो परपेंडिकुलर है p क्रॉस q के, नहीं, p क्रॉस q के जो r है वो पैरेलल है, क्योंकि r जो है वो एक्चुअल में रिजल्टेंट है p q के क्रॉस का। r जो है वो p के भी परपेंडिकुलर है, q के भी परपेंडिकुलर है, यही तो आप बोल रहे थे। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ, r परपेंडिकुलर टू p क्रॉस q, नहीं, p के अलग परपेंडिकुलर है, q के अलग परपेंडिकुलर है, लेकिन p क्रॉस q करने का मतलब वही वेक्टर r का डायरेक्शन, p क्रॉस q का डायरेक्शन वही है, p क्रॉस q का डायरेक्शन वही है जो वेक्टर r का डायरेक्शन है। तो यहाँ परपेंडिकुलर नहीं बल्कि पैरेलल मांग रहा था, ठीक है ना, यहाँ पर पैरेलल मांगता है, परपेंडिकुलर नहीं मांगता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने पूछा था कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो वेक्टर r जो है वो वेक्टर p के परपेंडिकुलर है, वेक्टर q के परपेंडिकुलर है, वेक्टर p प्लस वेक्टर q के परपेंडिकुलर है, वेक्टर p माइनस वेक्टर q के परपेंडिकुलर है, लेकिन वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q के पैरेलल होगा ये, और यहाँ परपेंडिकुलर दिया है, इसीलिए यही इनकरेक्ट होगा और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। तो एक पीछे कोई क्वेश्चन हमने छोड़ा था, वो क्वेश्चन टॉर्क वाला कोई था, और एक ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ। एक वेक्टर दिया है 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, दूसरा वेक्टर है i कैप 2j कैप और k कैप। उसके बाद इतनी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। अब जो भी चीज़ें इसमें कैलकुलेट करनी है वो आपको दिख रही होंगी, आप इसको, क्योंकि बैटरी जवाब दे रही है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और पिछले क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करिएगा। और साथ ही साथ जैसा कि हमने आपको कल के बैच के अनाउंसमेंट वाले लेक्चर में कहा था कि आपका जो फीडबैक है, आपका जो रिस्पांस है, आपका जो सजेशन है, वही हमारे लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, हमारा प्रयास कैसा लगा, इसको आप फीडबैक के रूप में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आप लोग प्रयास करते रहिए ताकि इस साल मेरी मिठाई की दुकान फिजिक्स स्कॉलर स्वीट कॉर्नर जरूर खुले, है ना, इसलिए आपको मेहनत करते रहना चाहिए। और बाकी जो भी चीज़ें होंगी उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप पढ़ाई करते रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थैंक यू।